और लगातार हम आपको बता रहे हैं जिंदगी जिंदाबाद। उत्तरकाशी से बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। टनल रेस्क्यू में अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है। एनडीआरएफ टनल के अंदर जो है वो पहुंच चुकी है। बस अब मजदूरों को बाहर निकालने का इंतजार है। किसी भी वक्त सुरंग से बाहर निकाले जा सकते हैं ये मजदूर। ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट जिसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि कब कोई ऐसी खबर आए जो राहत दे, और इस बात की उम्मीद और ज्यादा बढ़ जाती है। 8 बजे का वक्त जो यहाँ पर दिया था खुलबे जी ने, उन्होंने कहा था रात 8 बजे तक ये जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा हो जाएगा, मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। और ये वक्त कहीं ना कहीं सटीक साबित हो रहा है। वो एनालिसिस, वो टाइम फ्रेम जो है वो कहीं ना कहीं उसके आसपास ही है। यानी कि अधिकारी इस बात को लेकर पूरे तरीके से आश्वस्त थे कि इतने समय तक काम हो जाएगा, क्योंकि जो टेक्निकलिटीज थी वो पहले ही दूर कर ली गई थी। तो ये बहुत बड़ी राहत की खबर उन परिजनों के लिए है जो इतने समय से अपने परिजनों का इंतजार कर रहे हैं, वहीं पर टनल के बाहर मौजूद हैं। प्रशासनिक अधिकारी हैं, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें बाहर मौजूद है। 41 एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की तैनाती वहां पर कर दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कितना संवेदनशील ये मुद्दा रहा है। और अब जब ये पूरा होने जा रहा है तो पूरे राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक राहत की खबर सभी के लिए है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजय ढोंडियाल जुड़ चुके हैं। अजय जी, जिस तरीके से जिस खबर का सभी को इंतजार था वो कहीं ना कहीं आगे एक बहुत बड़ी राहत की खबर, क्या कहेंगे सर? मैं आपको एक एक्सक्लूसिव जानकारी देना चाहूंगा जी। देखिए, सीएम धामी वहां पहुंच चुके हैं जी। एनडीआरएफ की टीम टनल के अंदर दाखिल हो चुकी है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं जी। वो दाखिल हो चुकी है और मजदूरों तक पहुंच चुकी है। कुछ ही पल में मजदूर बाहर निकाल लिए जाएंगे। उसके बाद एम्बुलेंस से उनको सीधे अस्पताल पहुंचाया जाएगा। और हो सकता है कि सीएम धामी सीधे अस्पताल पहुंच जाए मजदूरों से मिलने, मजदूरों का हाल जानने। ये अब तक का सबसे बड़ा और बिग अपडेट है जो एक्सक्लूसिव है सिर्फ और सिर्फ एचएनएन पर। बिल्कुल सर। जिस तरीके से सभी कयास लगा रहे थे, इस वक्त प्रशासनिक टीमों का क्या रुख है? क्योंकि एनडीआरएफ जिस तरह से आपने कहा कि अंदर पहुंच चुके मजदूरों तक, उनको किस तरह से बाहर निकाला जाएगा सर? देखिए, वो निकाले पाइप के जरिए जाएंगे। तो हमें 12 दिन से दिखा रहे हैं कि पाइप बिछाया जा रहा है, पाइप लगाया जा रहा है, पाइप की ड्रिलिंग की जा रही है। पाइप पूरी तरह अंदर पहुंच चुका है, सुरंग खुद चुकी है, बचाव सुरंग पूरी तरह तैयार है। बस अब सीधे मजदूरों को बाहर निकाला जाना बाकी रह गया है। आप ये समझिए कि मेरी जानकारी के अनुसार, मेरे सूत्रों के अनुसार आधे घंटे में मजदूर बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल, आधे घंटे का वक्त। और वही समय जो है भास्कर खुलबे ने भी दिया था रात 8 बजे का, 8 साढ़े 8 बजे का। ये बहुत सटीक एस्टिमेशन है। बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और जैसे कि डॉक्टर अजय ढोंडियाल ने कहा कि जो विश्वसनीय सूत्र है वो ये कह रहे हैं कि मजदूरों तक पहुंचा जा चुका है और किसी भी वक्त यानी कि अगले आधे घंटे में मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। सुरंग खोदी जा चुकी है। तो ये बहुत बड़ा ऑपरेशन जिंदगी, ये उन तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर जो इन 11 दिनों में सिर्फ टकटकी लगाए बैठे थे कि कब वो मजदूर बाहर आएंगे। क्योंकि जब एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरा भेजा गया था, उनसे बातचीत हुई, इनकी चेहरे दिखाई दिए, उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं कोई चिंता की लकीर नहीं थी। सबसे बोला गया कि आप मुस्कुराइए कैमरे के सामने, आपके परिजन आपको देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी नहीं चाहते थे कि कोई पैनिक की सिचुएशन हो, और बाहर से भी उनको कहीं से ऐसा संदेश नहीं दिया गया। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वीरेंद्र शर्मा जी जो हैं राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से, और उसके बाद हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी हैं यूकेडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ फोन लाइन पर कांग्रेस प्रवक्ता बीना जोशी जुड़ चुकी हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजीव जी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, क्योंकि जो चैलेंजेस जिस तरीके से हमारा पहाड़ है, कहीं दरदरी मिट्टी, कहीं रबल्स हैं, कहीं पर हार्ड रॉक्स हैं, उनको पार पाके इतने कम समय में रेस्क्यू करना और आधे घंटे के वक्त में सब बाहर आ जाएंगे, क्या कहेंगे? मैं पहले तो क्लैप करता हूं और धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, और धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके सार्थक प्रयासों से यह ऑपरेशन जिंदगी, ऑपरेशन हौसला रंग लाया है। और उन तमाम 41 मजदूरों
के परिजनों को भी मैं हृदय की गहराइयों से उनको सलाम करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं, जो कठिन समय में जिन्होंने अपने जो भी साथी अंदर सुरंग में फंसे हुए थे उनके हौसला अफजाई लगातार वो लोग करते रहे, उनको हौसला देते रहे। और साथ ही अब जब एक ऐसी घड़ी बिल्कुल कुछ ही पलों में सन्निकट आने वाली है जबकि वो अपने परिजनों से मिलेंगे, एक ऐतिहासिक खुशी का पल और खुशी का क्षण जो उनके परिजनों को मिलने वाला है। साथ ही जिस तरह से हमारी सरकार के द्वारा जो एक सार्थक प्रयास किया गया, उसके लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं पूरे प्रदेश की जनता की ओर से, उन मजदूरों के परिजनों की ओर से और तमाम माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने पूरी अपना पीएमओ के विश्वसनीय जो अधिकारी हैं उनको ग्राउंड जीरो पर जो भेजने का काम किया, पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए और एक टॉप प्रायोरिटी पर युद्ध स्तर पर जो इस ऑपरेशन को चलाने का काम किया, जहां उन्होंने जो इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट हैं उनको ग्राउंड जीरो पर भेजने का काम किया, जिनके मार्गदर्शन में तमाम पूरा का पूरा ऑपरेशन चला। और ये पूरा ऑपरेशन 5 एग्जिट को ध्यान में रखकर, क्योंकि 5 एग्जिट से कहीं भी किसी भी लेवल पे जहाँ भी सफलता मिलती उस तरह से काम को आगे बढ़ाने की बात हुई थी। लेकिन बहुत वहाँ के जो बाबा भौकनाथ जी, बाबा बागनाथ जी का भी मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और जिनके आशीर्वाद से तमाम जिंदगियां बचने जा रही हैं और वो सकुशल अपने परिजनों से मिलेंगे। मैं सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल, शांति प्रसाद भट्ट जी क्या कहेंगे? एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, चैलेंज बहुत सारे थे क्योंकि जो टेरेन है वहाँ का वो आसान नहीं है और इतने कम वक्त में आप ड्रिल करके अंदर पहुँच गए और अब निकाल रहे हैं बाहर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि उन तमाम जो रेस्क्यूअर्स हैं उनके लिए है। देखिए दिव्या, बड़ी खुशी की बात है आज इस डिबेट में जो हर्ष का सा माहौल बना है, जिंदगी जिंदाबाद आज आपने जो टाइटल दिया है, इस खुशी की खबर को सुनने के लिए पूरा देश तैयार बैठा है। मैं सबसे पहले तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे अधिकारियों को, कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। तमाम देवी देवताओं का शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने 41 परिवारों को सुरक्षित रखने में अपना आशीर्वाद दिया। 11 दिन से पूरे देश के अंदर जनता सन्न थी, हर पल यही उम्मीद कर रहे थे कि किस तरीके से ये लोग सुरक्षित बाहर निकलें। वो घड़ी आज आ गई है। सही मायने में देखा जाए तो उत्तराखंड से लेकर देश में दिवाली का और बग्वाल का उत्सव आज मनाया जाएगा। अधिकारियों का ये कहना कि सभी सुरक्षित हैं और जल्दी बाहर निकलेंगे, सुरंग पूरी जो है खोद दी गई है और एनडीआरएफ की टीम कर्मचारियों तक पहुंच चुकी है, सुनकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं, यह सोचकर कि वो परिवार कितने परेशान रहे होंगे जिनके सुरंग के अंदर थे। वो कर्मचारी, वो मजदूर जो 11 दिन तक उस गुप्त अंधेरे में धैर्य के साथ जिंदगी से जूझ रहे थे, उनको भी बहुत बड़ा साधुवाद कि उन्होंने धैर्य नहीं खोया। वो रेस्क्यू टीम जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए और लगातार प्रयास जारी रहा और आज वो शुभ दिन आया कि सारे मजदूर सुरक्षित हैं और जल्दी बाहर आएंगे। बिल्कुल खुशी का दिन है। मैं तमाम लोगों को बधाई देता हूँ। इसमें सरकार को भी बधाई दी जा सकती है, फिर वो चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो। हाँ, एक बात जरूर जो मैं कहूँगा कि जितना भी खर्चा आया है इस कंपनी से पाई पाई वसूल किया जाना चाहिए। भारत का पैसा है, कार्यदायी संस्था की लापरवाही के कारण इतनी बड़ी दुर्घटना हुई और मैं सरकार से ये मांग भी करूंगा कि पूरे उत्तराखंड में जहां जहां सुरंगें खुद रही हैं
उनकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। भूगर्भ वैज्ञानिकों की रिपोर्ट जब तक सार्वजनिक नहीं होती कि कहां सुरक्षित है कहां सुरक्षा नहीं है, तब तक सुरंग के अंदर किसी भी मजदूर को ना भेजा जाए। कार्यदायी संस्थाओं से की तमाम जांच हो कि उन्होंने कार्य करने से पहले सुरक्षा उपकरण उस स्थल पर रखे हैं या नहीं रखे हैं, इसकी भी जांच हो, तब जाकर उत्तराखंड में सुरंग जैसे कार्यों पर कार्रवाई हो। अन्यथा आगे कोई इस तरह की घटना ना हो, हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं। और मैं पुनः जिला प्रशासन से लेकर तमाम कार्यदायी संस्था जो इस समय पर रेस्क्यू पे लगी है, वो चाहे एनडीआरएफ के हों, चाहे अधिकारी हों, प्रशासन के लोग हों, सबको बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने 11 परिवारों की सुरक्षा के लिए रात दिन एक किया, देश से लेकर राज्य को आज खुशी का अवसर प्रदान किया। मैं बस ऐसे समय पर यही कह सकता हूं कि तमाम लोगों को बधाई और उन परिवारों को आज खुशी का माहौल है। आज सच्चे में दिवाली है, आज ही बग्वाल है, बस मैं यही कहूंगा। बिल्कुल बीना जोशी जी, वाकई जो है एक हर्ष का मौका है और सफलता उन सभी के लिए, अधिकारियों के लिए, जिन्होंने बिना थके हारे और पूरी सूझबूझ के साथ, क्योंकि प्रेशर बहुत रहा होगा उन अधिकारियों पर, और ऐसे समय पर सभी को हौसला देना, खुद जो है मोटिवेटेड रहना, खुद जोश से भरे रहना ताकि जो रेस्क्यू किया जा सके। और नतीजा ये है कि कुछ ही देर में जो है मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से सिलक्यारा टनल पर हमारे जो मजदूर फंसे हुए थे, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को साधुवाद करती हूँ कि जिन्होंने अपनी हिम्मत को बरकरार रखा, और उनके परिवार वालों को भी साधुवाद कि उन लोगों ने इतना मतलब हौसला अफजाई करी कि वो अपने जो उनके मजदूर भाई वहाँ पर, उनके परिवार के लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनके लिए वो उनकी सुरक्षित बाहर आए करके उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। उनको भी, मैं उनके परिवार वालों को भी बहुत साधुवाद देती हूँ। और जो इस रेस्क्यू में हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, उन सबको भी साधुवाद कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनको बाहर निकालने के लिए इतनी मेहनत करी। आज 11 दिन हो गए हैं, 11 दिन से वो लोग इस काम में लगे हुए हैं, तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं ये कहना चाहती थी, अगर इस तरीके की घटना आगे ना हो, उसके लिए जो सरकार है, उस सरकारों को उस पर जब ये काम शुरू करते हैं तो पूरी उसकी जानकारी लेनी चाहिए, उसमें किस तरीके की हमारी वो माल मतलब किस तरीके की वो लगाई जा रही है, क्या किस तरीके की व्यवस्था है, और उसमें कोई आगे मजदूरों को कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए पहले उसकी जांच कर लेनी चाहिए। और उसके बाद फिर कोई सुरंग हो या कोई भी चीज बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए पहले उसकी जांच करनी चाहिए। और मैं उनके परिवारों को बार बार उनके लिए हमारी संवेदना है, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने भी मजदूर हैं तुरंत बाहर आए और उनके घर में खुशी का माहौल हो। और लेकिन आगे कभी ऐसी घटना ना हो, उसके लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। जी बिल्कुल। और वीरेंद्र शर्मा जी, अगर हम बात करें, यहाँ पर हम कह रहे थे सोच विचार अलग हो सकते हैं, एक मुद्दे को देखने का नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन ऐसे वक्त पर जो है, ऐसे वक्त पर जब यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और वो सक्सेसफुल हो गया, तो सभी की सोच एक जैसी है, सब में खुशी का माहौल है। देखिए दिव्या जी, यही हमारे देश की खूबसूरती भी है कि जब कभी हम संकट में आते हैं, हमारे देश में कोई भी संकट में आता है तो हम सब एक हो जाते हैं जी। और लोकतंत्र की ये बहुत बड़ी यही ताकत भी है कि जब कभी लोकतंत्र में, चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो, अगर कभी देश संकट में है तो हम सब एक हो जाते हैं, और एकता में ही शक्ति है। इसीलिए भारत एक अनोखा देश है पूरी दुनिया में, जहाँ इस तरीके के इमोशंस एक दूसरे के लिए हैं। दूसरे देशों में ये चीज़ देखने को शायद ना मिले आपको, परंतु हमारे देश में ये सबसे अधिक पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहाँ एक दूसरे के इमोशंस हमारे जुड़े हुए हैं। जब भी कभी देश पे मुसीबत आए, संकट आए, इस तरीके की घटनाएं देखने को मिले तो हम सब एक हो जाते हैं। और ये दिन आज राजनीति करने का दिन नहीं है। अलग अलग पार्टी के प्रवक्ताओं से भी
मैं यही उम्मीद करता हूं कि वो अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेके इस टॉपिक के ऊपर। और ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है और आज हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ही पलों में हमारे मजदूर भाई बाहर आएंगे और सुरक्षित होके बाहर आएंगे। अब जैसा आपने कहा कि अभी अभी आप ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीमें टनल के अंदर एंटर कर चुकी है, तो शायद अभी इवैक्यूएशन करना स्टार्ट कर देंगी और जैसा भी उनका अपना प्रोसेस है वो तो आप घटनास्थल पे ही जाके समझ सकते हैं। टीवी के माध्यम से तो हम सिर्फ खबरें ही सुन सकते हैं। और देखिए बड़ी खुशी की बात है। और रही बात टनल में काम करने के जो तौर तरीके अभी हम सुन रहे थे अलग अलग पार्टी के प्रवक्ताओं से कि इस तरीके से होना चाहिए, इसके नियम कायदे कानून को फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल ये बात सही है। देखिए जब भी कभी कहीं पे भी कितनी भी दूरी की टनल बनती है पहाड़ों में हमारे, और तो उसमें जो हमारे जियोलॉजिकल सेंटर होते हैं, जैसे हमारे तो देहरादून में ही है, आपको मालूम है बाडिया इंस्टीट्यूट जी, और आपके CBRI आपका रुड़की में है। इन सब के इनकी जो वैज्ञानिकों की जो रिपोर्टें होती है उस पर्टिकुलर पहाड़ के विषय में, उसको ज़रूर उनकी देख रेख में ऐसे कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। अनदेखी ना करे सरकारें, क्योंकि सरकारों में कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए या किसी अन्य वर्ग को फ़ायदा पहुंचाने के चक्कर में आप देखिए मानव जन का नुकसान तो खैर होगा ही होगा, परंतु मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था कि जो मैं इस सुरंग की जो ये प्रणाली है हमारे यहाँ अब कुछ ज़्यादा ही प्रचलन हो रहा है इसका, ये कारगर साबित नहीं है। अगर हम कई हमारे साथी गण कहते हैं कि भाई हम लोग दूर दूर तक पहुंचना चाहते हैं, टनलों के माध्यमों से कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहती है सरकार, हम बुग्यालों तक पहुंचना चाहते हैं, हम धामों तक पहुंचना चाहते हैं टनलों के माध्यम से और कम समय में पहुंचना चाहते हैं। देखिए मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। अगर आप उत्तराखंड एक ब्यूटी प्लेस है और देवभूमि है, यहाँ आप देवीय स्थलों पे जाना चाहते हैं, अगर बुग्यालों को देखना चाहते हैं, फूलों की घाटियों को देखना चाहते हैं हमारे यहाँ, तो आप सड़कें अच्छी बनाइए, सड़कों के माध्यम से आप आराम से जा सकते हैं, देखते हुए घूमते हुए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है हमें ज्यादा शॉर्टकट मारने के चक्कर में हम डिजास्टर की ओर जा रहे हैं। देखिए ये डिजास्टर हमको ही नुकसान पहुंचाएगा। और खासकर मैं आपको ये भी बता दूं, आप पूरे देश के जो हमारे पहाड़ी राज्य है उनमें से 2 राज्यों में विशेषकर हिमाचल और उत्तराखंड में ज्यादा टनलों का निर्माण किया जा रहा है। हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही फॉर्मेशन हो रही है हाइड्रो प्रोजेक्ट और टनलों के। देखिए आप कितने हाइड्रो प्रोजेक्ट हमारे यहाँ बन चुके हैं और उसमें ना जाने कितनी सुरंगें बनी हुई हैं, पूरे पहाड़ खोखले कर दिए गए अंदर से जिस दिन। और ये सभी को मालूम है कि यहाँ पे ये भूकंप जोन में आते हम लोग, और अगर हम और न्यू हिमालय फॉर्मेशन है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ अगर इस तरीके की एक्टिविटी बहुत अत्यधिक होगी तो मैं आपको बता रहा हूँ एक ना एक दिन हम लोगों को ही इसका नुकसान भी झेलना होगा। और ये हम डिजास्टर की ओर जा रहे हैं। विकास इसको भी नहीं कहते हैं हमारी दृष्टि में। ये विकास, इस तरीके का विकास हमें नहीं चाहिए। हमें विकास का भी एक दूसरा तरीके हो सकते हैं। मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों के मणिपुर के विषय में भी बात की थी कि विकास वहां पे भी है, वहां पे भी लोग विकसित है, ब्यूटी है, नेचर ब्यूटी को नहीं छेड़ा हमने। देखिए अगर आप प्रकृति को छेड़ेंगे तो प्रकृति रिएक्ट करती है। ये तो आपको पता है न्यूटन का तीसरा लॉ, एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जी बिल्कुल। यहाँ पर लेकिन मैं दर्शकों को एक बार फिर याद दिला देना चाहती हूँ, जो बड़ा अपडेट उत्तरकाशी से है वो ये कि टनल रेस्क्यू में जो बड़ी खबर आ रही है, एनडीआरएफ टनल के अंदर पहुंच चुकी है, मजदूरों के पास भी पहुंच चुकी है, और जो सिलसिला है अब रेस्क्यू करने का, बाहर निकालने का, वो शुरू हो चुका है। किसी भी वक्त ये बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंच सकती है कि मजदूर सारे सुरक्षित बाहर निकाले जा चुके हैं, क्योंकि टनल के बाहर सभी तमाम प्रशासनिक अधिकारी हों, स्वास्थ्य टीमें हों, वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे मजदूर बाहर आए उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पतालों तक पहुंचाया जाए और उनको बेहतर से बेहतर जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दी जाए।
संजीव वर्मा जी, यहाँ पर रही जी पूरा 11 दिन को अगर हम एनालिसिस करें, ये 11 दिन बहुत चुनौतीपूर्ण रहे हैं क्योंकि एनालाइज करना, क्योंकि हमें लगा नहीं था शुरुआत में कि एक इंटरनेशनल मुद्दा बन जाएगा, लेकिन यहाँ जो टेक्निकलिटीज थी उससे ये पता चल गया है कि हमारे पहाड़ में, जैसा कि वीरेंद्र शर्मा जी ने कहा, कि बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, तो ऐसे में ये सब चीज़ें, टनल मेकिंग, ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण तो हो सकता है। तो कहीं ना कहीं सीख लेने वाली भी बात है और सीख मिली है इस हादसे से बहुत बड़ी। दिव्य जी देखिए, कई बार जब हम विकास करते हैं, इस तरह की ये जो घटना हमारे सामने आई, मैं सोचता हूँ इससे हमको सीख लेनी भी चाहिए और भविष्य में इस प्रकार की कोई भी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए भी जो भी तमाम ज़रूरी ऐसे एहतियाती कदम हैं, वो भी जितनी एजेंसीज़ हैं, जितने जो भी बॉडीज़ इनके ऊपर काम कर रही हैं, उनको भी सचेत होना चाहिए और बहुत फूक कर कदम रखें, क्योंकि एक एक जिंदगी अति महत्वपूर्ण है, जिसकी किसी भी सूरत में पूर्ति नहीं की जा सकती। और ऐसे में जब 41 जीवन वहाँ सुरंग में फंसे हुए थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी अगले दिन वैसे इंस्टेंटली वहाँ पर पहुँचे और अगले ही क्षण इसके ऊपर हम लोगों ने काम आरंभ कर दिया, क्योंकि हमारी टॉप प्रायोरिटी थी कि जीवन सुरक्षित रहे, भले ही थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए, क्योंकि मशीन जो थी, मशीन अगर वो अभी ताज़ी बरसातें ख़त्म हुई हैं और बरसातें ख़त्म होने की वजह से जो पहाड़ों का सरफेस था वो थोड़ा नमी भरा था, जिसकी वजह से मैं सोचता हूँ ये प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ी, जिससे मलबा एकदम नीचे आया है। तो इस तरह का अगर एक दम से हम उसको अंदर थ्रू करने का प्रयास करते, हो सकता कि इसमें कुछ और प्रॉब्लम आ सकती थी, जिससे मजदूरों के ऊपर कहीं चोट वोट भी लग सकती थी। तो उस चीज़ का भी विशेष ध्यान करते हुए बहुत फूक कर कदम रखा, और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी जो लगातार उन लोग दोनों का जो एक कोऑर्डिनेशन बना और जो लगातार इस ऑपरेशन के ऊपर बातचीत करते रहे, और तमाम उन अधिकारियों को, तमाम एनडीआरएफ को, एसडीआरएफ को, तमाम इंजीनियर्स को, तमाम मजदूरों को और जितने भी एक्सपर्ट्स, माफ कीजिएगा, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है जी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। यहाँ पर दीपक नौटियाल हमारे संवाददाता उत्तरकाशी से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, इस वक्त का ताजा अपडेट क्या है, आप बता सकते हैं इस वक्त क्या चल रहा है वहाँ पर? जी दीपक, आपको बता दूं कि अपडेट है कि टनल में एनडीआरएफ इंटर हो गई है, जो अपने जो गवर्नमेंट जो होते हैं उनको लेकर इंटर हो चुकी है, और सुनने में आ रहा है कि अभी थोड़ी देर में जो शायद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे आने वाले हैं टनल के पास, तो शायद लास्ट में वो ब्रीफ वही करेंगे। जी, यहाँ पर जिस तरह से ब्रीफिंग होगी वो अलग बात है, लेकिन जो मजदूरों को निकालने का प्रोसेस है वो किस तरीके से किया जा रहा है? मजदूरों को निकालने का जो प्रोसेस है उसमें जो है पहले एनडीआरएफ अंदर गई है, उसके बाद एनडीआरएफ पाइप के थ्रू जो है जहाँ मजदूर फंसे हैं वहां तक जाएगी। उसमें से उनको जो ज्यादा सीरियस होंगे उनको तुरंत पहले बाहर निकाला जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे करके जो सारे मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, और जो टनल के बाहर है वहाँ पे एम्बुलेंसें लगाई जाएगी। एम्बुलेंस के थ्रू जो है 44 हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा, शायद कल लिफ्ट करके देहरादून ले जाएगा। बिल्कुल, और जो बाहर जो पूरा माहौल है वो किस तरीके से बना हुआ है, किस तरह से चहलकदमी देखने को मिल रही है टनल के बाहर? ये बिल्कुल बाहर चारों तरफ से जो है मीडिया की नजरें जो है लगी हुई कि कब ये बाहर निकले, और जो सुरक्षा कर्मी है वो भी लगातार, उनकी भी हलचलें बढ़ गई है, जो मेडिकल टीम है वो भी लगातार जो है अलर्ट मोड पर है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार आप अपनी नज़र बनाए रखें, तो कुछ ही वक्त में जो है वो रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिए जाएंगे, और जैसे हमारे संवाददाता ने कहा कि जिनकी हालत थोड़ी सी नासाज है उन्हें पहले निकाला जाएगा, उन्हें पहले अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा, और धीरे धीरे करके बाकी 41 लोगों को भी बाहर निकाला जाएगा। शांति प्रसाद भट्ट जी, यहाँ पर जब आप कह रहे थे कि रोंगटे खड़े होते हैं ऐसी बात सोचकर, वो तो मजदूर हैं, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है, वो लोग किसी भी जो है परिस्थिति में रह सकते हैं, लेकिन
लेकिन इससे एक चीज सीखने वाली, अगर टेक्निकल सीखने वाली है तो फिर मनोबल की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि अंदर जो लोग फंसे हुए थे उन्होंने बाहर के लोगों को मनोबल दिया कि हम 11 दिन सरवाइव कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से सरवाइव कर रहे हैं। देखिए दिव्या, यही तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो मजदूर जिंदगी से जूझ रहे थे उनका धैर्य देखने लायक था जी। वो अंदर से कह रहे थे कि हम सुरक्षित हैं, घबराने की बात नहीं है, आप हमारे लिए सुरक्षा के लिए जो आप कर रहे हो करें जी। हम सब ठीक है। ये अद्भुत क्षण था, जबकि बाहर के लोग इस बात से घबराए हुए थे मजदूर कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी हो जाए। दूसरा, वो मजदूर जो बाहर थे उनकी एकता देखने वाली थी। वो रात और दिन सुरंग के बाहर सहयोग कर रहे थे, प्रशासन का भी, जो कार्यदायी संस्था वहां काम कर रही थी उनका भी, और जो रेस्क्यू में लगे थे उनका भी जी। कहने का मतलब है कहीं से भी ऐसा कोई असहज स्थिति नहीं उत्पन्न हुई जिस कारण किसी को कोई परेशानी हुई हो। यही कारण है कि 11 दिन के बाद आज एक टाइटल जिंदगी जिंदाबाद जी और खुशी का माहौल। मैं फिर पुनः उन तमाम काम करने वाले कर्मचारियों को, प्रशासनिक इकाई को धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इन 11 दिनों में संकट के समय अपना अमूल्य समय देकर इन 41 परिवारों को जो है जिंदगी देने का प्रयास किया और आज सफल हुए। हमारा ये मानना है देहरादून से लेकर पूरे भारत में सबसे बड़ी सुखद बात यह है कि वाडिया यहाँ है, CBRI यहाँ है। इसके बावजूद यदि कार्यदायी संस्थाओं ने लापरवाही करी है, भूगर्भ वैज्ञानिकों की रिपोर्टों को अनदेखा किया है, तो ये सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। क्या सरकार ने, इनकी मशीनरी ने यदि पहले ही इन चीजों को देखा होता कि काम करने से पहले मानकों की अनदेखी हो रही है, तो आज ये दुर्घटना ना होती। बिल्कुल। जैसे आज अखबारों में मैंने पढ़ रहा था तमाम टनलों की जांच चल रही है, पहले क्यों नहीं? दूसरी बात, देखिए आज राजनीति करने का कोई समय नहीं है, बिल्कुल। आज खुशी का दिन है, सही मायने में दिवाली है, सही मायने में बग्वाल है। अगर परिवार 41 परिवारों को जिंदगी ईश्वर ने दी है तो मैं बागनाथ का भी शुक्रिया करता हूं, तमाम देवी देवताओं का भी शुक्रिया करता हूं। मगर दुख तब होता है दिव्या जी। जो काम आज 24 घंटे में हुआ जब एक्सपर्ट इंटरनेशनल आए, ये 10 दिन पहले क्यों नहीं आए? 10 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता 24 घंटे में सब ठीक हो जाएगा, और 11 दिन लग गए। जब पूरे देश की जान संकट में फंस गई तब ये इंटरनेशनल मदद के लिए, तो इसका मतलब दोषी कौन? बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र देखिए, देश संकट में है, राज्य में आफत आई हुई है, हर प्राणी के गले में जो है सूखे हुए हैं, और ये यहाँ बैठकर बोल रहे हैं कि मोदी जी देख रहे हैं और दामी जी देख रहे हैं। ये समय है कहने का ऐसा? इससे पता चलता है कि देश में कहीं संकट हो, भाजपा को राजनीति करनी है, किसी की जान फंसे, कोई चुनाव हारे, कोई जीते, इनको हर घटना में मोदी और मोदी करके ये जो राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करते हैं, इससे बचना चाहिए। आज के दिन कम से कम इतना तो कह दो, भाजपा के प्रवक्ता से एक शब्द ये नहीं निकला कि NDRF को बधाई, कार्य करने वाले तमाम रेस्क्यू वालों को बधाई। इनके शब्द क्या हैं? मोदी जी और धामी जी। यहाँ पर हमारी आपत्ति होती है। NDRF के बारे में भी कहा सर। देखिए दिव्या, भाजपा का असली चेहरा है, ये 10 दिन पहले जिस काम को हो जाना चाहिए था। ठीक है सर। हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से दिव्या, क्या CBRI की और ये जो है वाडिया इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 80 मीटर सुरंग खोदना बिना सुरक्षा के क्या किसी वैज्ञानिक ने कहा था? लेकिन शांति जी, ये तो आगे की प्रोसीजर है ना सर, अब आगे बात की जाएगी। लेकिन आप जिससे कह रहे हैं प्रयाग में, देखिए दिव्या, सवाल इस टनल का नहीं है। कई परिवार हमारे बुझ गए जब ऑल वेदर रोड में इन्होंने खड़े पहाड़ खड़े कर दिए, बुलडोजर गिरे, गाड़ी की गाड़ी दब गई। क्या लिया सबक? चंबा के अंदर आपने सीधा खाड़ खड़ा किया, पूरा टैक्सी स्टैंड के अंदर कई परिवारों की स्थिति वहां जो है जान चली गई। क्या लिया सबक? कहने का मतलब है कि आप पुल बनाते हो तो गिर रहे,
आप ऑल वेदर रोड बना रही तो धस रही, आपने कर्णप्रयाग रेल परियोजना में बनाई तो मजदूर दब के मर गए, पूरे गांव के गांव दरक गए। मेरा कहने का मतलब है सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल विपक्ष के नेता होने के नाते हमारे सवाल खड़ा करना बनता है कि भाई जब भूगर्भ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये कच्चे पहाड़ हैं, सुरक्षा के मानकों की अनदेखी ना हो, 10 दिन के बाद जो एनडीआरएफ के लोग और जो वहां कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डालकर इन मजदूरों को बचा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोदी जी देख रहे हैं, मतलब मोदी जी के देखने से बचे क्या? मेरा सवाल है कि 10 दिन पहले जो मानक आपने 11वें दिन अपनाए, यदि 10 दिन पहले ये मानक अपना दिए होते तो आज पूरे देश को शर्मसार ना होना पड़ता, हमारे हलकों में जान ना फंसी होती, जो हम दुआएं कर रहे थे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति के 50 मौके मिलेंगे, कम से कम आज के दिन तो उन कर्मचारियों को, उन अधिकारियों को कम से कम बधाई तो दे दो। मोदी जी और धामी कह के काम नहीं चलेगा। आपकी राजनीतिक फेलियर के कारण 11 दिन उत्तराखंड में संकट आया है, वो तो ईश्वर की कृपा है, बागनाथ की कृपा है कि आज वो सुरक्षित अपने घर से बाहर, बच्चे जो है सुरक्षित बाहर निकल आए सुरंग से। यदि कोई घटना होती तब भी बोलते कि मोदी जी देख रहे थे, यदि कोई दुर्घटना होती तब भी बोलते कि धामी जी के कारण हुआ। मेरा कहने का मतलब है ये समय नहीं है, आज खुशी का दिन है। बिल्कुल, आज हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, वो एनडीआरएफ ने अपनी जान जोखिम में डालकर उनको सुरक्षित बाहर निकाला। देश की शान और बान के लिए उनको जो है बधाई देनी चाहिए, मगर राजनीतिक लाभ लेने का जो प्रयास किया जा रहा है, मेरी आपत्ति बस सिर्फ उस पर है। बिल्कुल, और राजनीति इस पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। और अब तो बहुत खुशी की बात यह है कि 11वें दिन जो है इसमें सफलता हासिल हुई है। बीना जोशी जी, इगास जो है उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और इससे बड़ा तोहफा उत्तराखंड को इगास के पर्व पर नहीं मिल सकता कि जो मजदूर यहाँ पर 41 दिनों से फंसे हुए थे उन्हें इगास के दिन ही जो है अपने परिवारों से मिलाने का काम अधिकारियों ने किया है। इतने जद्दोजहद, जो प्रेशर फील करते हैं, तो किस तरीके से आप लोग भी महसूस करते हैं, क्योंकि आप लोगों की भी सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी नजरें बनी हुई थी, आपकी भी परिजनों से बात हो रही थी। देखिए, जिस तरीके से हमारे अधिकारियों ने इतनी सक्षमता से और इतने इतनी अच्छे तरीके से हमारे मजदूरों को बाहर निकालने का जो काम किया, तो मैं तो बार बार अपने अधिकारियों को, जो हमारे एनडीआरएफ की टीम वगैरह लगी थी, इन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और इनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इन्होंने हमारे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने तक का काम करा। और जहाँ तक बात है, अभी हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे बीजेपी के कि इन्होंने खुद अपने मुंह से बोला कि अभी थोड़े टाइम पहले बरसात की वजह से पहाड़ों में नमी थी। जब इन्हें इतना पता था कि पहाड़ों में नमी है तो इन्होंने इस काम को शुरू अभी करना ही नहीं चाहिए था। आप खुद मान रहे हैं कि हमारे पहाड़ों में नमी है और आप इस तरीके से, हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं जब ये समय नहीं है, फिर भी आप इस काम को करवा रहे हो, फिर उसके बाद ऊपर से आप लोग वाहवाही लूटना चाहते हो, तो ये गलत बात है। किसी के जान जोखिम में जा रही है और आप अपनी पार्टी की वाहवाही लूट रहे हैं। ये इस केस के लिए हम अपने जो हमारे मजदूर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतनी हिम्मत बना करके रखी और बाहर जो मजदूर खड़े थे उन्होंने भी उनका पूरा सहयोग करा, और अपने अधिकारियों को बार बार धन्यवाद देना चाहती हूँ। और भाजपा के लोगों से कहना चाहती हूँ कि इसमें आप अपनी राजनीति रोटी सेकना बंद करें कि भाजपा ने उनको बाहर निकाला, जबकि ये हमारे अधिकारी, हमारी एनडीआरएफ की टीम, इनका सहयोग है इसमें पूरा। लेकिन बीना जोशी जी, सरकार आपकी भी रही है, राजनीति की बात बिल्कुल अलग है, लेकिन जिसकी सरकार होती है उसकी भी मैडम उतनी ही जवाबदेही होती है जितनी अधिकारियों की है। तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकार पे भी इस वक्त बहुत प्रेशर था कि किसी तरीके से ये जाने बचे? तो कहीं ना कहीं ये जो एक पूरा कंबाइंड एफर्ट था, जो पूरा कंबाइंड एफर्ट अधिकारियों और सरकार के साथ मिलकर हुआ है, जो काम आज 11 दिनों में हुआ, वो काम आज से पहले भी हो सकता था, दूसरे दिन से भी ये काम को स्टार्ट किया जा सकता था कि इतने दिन तक हमारे मजदूर वहाँ पर फंसे नहीं रहते, वो कब से बाहर निकल चुके होते और उनके घर में कब के दिवाली मनाई गई होती। लेकिन मैडम, लेकिन आप ये समझिए बीना जोशी जी, मैं आपको रोकना नहीं चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ इतना बात है कि हम लोग यहाँ बैठ के बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं 1 दिन में क्यों नहीं निकल गए, 2 दिन में क्यों नहीं, लेकिन जो वहां पर अधिकारी मौजूद है, जो पूरी टेक्निकलिटीज देख रहे हैं, वो भी तो कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे। मैडम, 41 जिंदगियां कम नहीं होती हैं और जरा सी लापरवाही और बड़ा हादसा, तो आपको लगता नहीं है कि जानबूझ के किसी ने ये काम नहीं किया है? जो टेक्निकलिटीज होंगे उन्हें भी तो देखना पड़ेगा। नहीं, तो हम तो अपने अधिकारी को बार बार उनका धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि उन्होंने इतनी संवेदनशीलता से हमारे मजदूरों को बाहर निकालने का काम करा। मैं तो बार बार उनको
उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। अपने अधिकारी, हमारी एनडीआरएफ की टीम हो, हमारे जो भी अधिकारी उसमें लगे थे, उन सबको बार बार धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने सकुशलता से हमारे जो है मजदूरों को बाहर निकालने का वो काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे अधिकारी की उसमें कोई गलती है करके। हम तो अधिकारी को बार बार धन्यवाद करना चाहते हैं, अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार में सब लोग कुशल रहे, सब लोग हम उनकी अच्छी कुशल क्षेम की कामना करते हैं। बिल्कुल। जी वीरेंद्र शर्मा जी, यहाँ पर राजनीति अपनी जगह है, क्योंकि हम पहले भी कह चुके थे ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सब साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस चला है, इसमें एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि चाहे, क्योंकि उत्तराखंड ही नहीं, ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर टनलिंग हो रही है और टनलिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि जब बाहर की कंट्रीज से जो एक्सपर्ट्स आए हैं उनकी अब सुझाव ले लेने चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल पीक पे, बिल्कुल फुट हिल्स पे हैं हिमालय के और बहुत सेंसिटिव जोन में है, तो ये वक्त है कि उनसे सीख लिया जाए, उनसे टेक्नोलॉजी ले ली जाए, नॉलेज ले ली जाए और उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। देखिए, वो तो बिल्कुल लेना चाहिए, अगर बाहर के एक्सपर्टों से तो एडवाइस लेनी चाहिए आगे के लिए, परंतु आप देखिए ना, मानकों की देख रेख में कोई भी सरकार, चाहे पिछली कितनी भी सरकारें क्यों नहीं हैं, उन्होंने किसी ने भी मानकों के आधार पे काम नहीं किया है। आप एक छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं गिनवा सकता हूँ आपको मैं बताता हूँ। 2004 में हमारे वाडिया इंस्टीट्यूट ने रिसर्च के तहत ये पाया था कि देहरादून में मल्टी स्टोरी बन नहीं सकती है, 2 मंजिला इमारत से ज़्यादा किसी भी घर का नक्शा पास ना होने दिया जाए। आज आप देख लीजिए, यहाँ 11-11 मंजिलें यहाँ पे बन चुकी है और कितना लोड पड़ गया इस धरती पे। और आप कुछ ही दिनों पहले एनजीटी ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी थी तो उसमें क्या कहा था कि हमारे मसूरी और देहरादून का भी वही हाल होने वाला है जल्द ही, जो हमारे जोशीमठ का हुआ है। लेकिन सुन कौन रहा है? अच्छा, दूसरी बात, आजकल के कार्य करने के जो तरीके हैं सरकारों के, उस पे भी बहुत ज़्यादा मैं एक मतलब प्रकाश डालना चाहता हूँ कि ये लोगों का क्या तरीका है। देखिए, हमारे यहाँ भी एक सरकारों के काम करने का एक भेड़ चाल है। भेड़ चाल इन द सेंस कि अगर किसी देश में उन्होंने टीवी के माध्यम से या किसी उसके माध्यम से सुना है कि उन्होंने इतने किलोमीटर को इस सुरंग के माध्यम से कवर अप किया है, तो हमारे यहाँ भी वही प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। अब वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन और यहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन को स्टडी नहीं करने देते। वो ये नहीं देखते कि वहाँ क्या है मजबूती और यहाँ की मजबूती क्या है। और दूसरी बात, आप यहाँ देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हम आपके बिहारीगढ़ के लिए, इन्होंने देहरादून के आपके डाटकाली से लेकर के आईएसबीटी से ले लीजिए, आईएसबीटी से लेकर के बिहारीगढ़ तक एलिवेटेड रोड बन रही है। आप उसका परिणाम कभी भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, या ऐसी कोई मुसीबत आए, परंतु वो बहुत कच्चा काम है। नदी के ऊपर पिलर खड़े करके आप सड़क बना रहे हैं, ज्यादा शॉर्टकट करने के चक्कर में आपने करोड़ों रुपए तो वहां लगा दिए, परंतु उसकी गारंटी क्या है? जिस दिन थोड़ी अधिक वर्षा होगी, मैं आपको आज यहाँ ऑन कैमरा कह रहा हूँ ये बात, देख लीजिए, बहुत बड़ी त्रासदी वहां हो सकती है। लेकिन वीरेंद्र जी, इसमें मैं एक चीज और समझना इसको मैं विकास नहीं मानूंगा। मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी इसमें, जो आप कह रहे हैं कि नदी के ऊपर पिलर खड़े कर दिए और आपने शॉर्टकट अपनाया, ऐसा कंस्ट्रक्शन तो हमने ब्रिटिश टाइम में भी देखा था। वहां पर भी पुल बने थे, नदियों के ऊपर, सागरों के ऊपर बने थे। लेकिन तो वो कंस्ट्रक्शन की बात है ना सर, स्टडी कंस्ट्रक्शन, देखिए, कंस्ट्रक्शन का तरीका ये नहीं। आप कंस्ट्रक्शन में आप जमीन की एनालिसिस तो करिए पहले। आप जिस जमीन पे कर रहे हैं, तो कमी यानी कि आप मानते हैं सिर्फ एनालिसिस और स्टडी में है, रिसर्च में है, गलती विकास में नहीं है। विकास में तरीके से करने में देखिए जो है तरीका भी, उसका दूसरा तरीका भी हो सकता था। आप उस रोड को नजदीक से जाके देखिए, वो बिल्कुल इस तरीके से इस मुहाने पे वो स्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है। जिस दिन भी थोड़ी अधिक वर्षा होगी या कोई बादल फट गया, कुछ भी ऐसी अनहोनी हो गई, उस दिन वो सारे पुल बह जाएंगे 2 मिनट में। मैं आपको ये आज कह रहा हूं ऑन कैमरा, ये चीजें मैंने बहुत ध्यान से देखा कि ये तो बहुत कच्चा काम है वो। और लेकिन वहां भी
वहाँ उसी जगह में भी देखिए आप कितनी 2 टर्नलें तो खोद दी उन्होंने वहाँ पे भी, जबकि वहाँ इतनी ज़रूरत नहीं लगती हमें टर्नलों की, लेकिन ज़बरदस्ती वो दिखावा और ये सब चीज़ें कि हमने बना दिया, हमने एलिवेटेड रोड बना ली, एक सरकार अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहती है। मेरे हिसाब से ऐसे विकास कार्य नहीं चाहिए हमें। विकास कार्य करने के तरीके और भी होने चाहिए। सरकारों को इस तरीके से एक्सपर्टों से एडवाइस और राय लेनी चाहिए कि हमें किस तरीके से इस देश का, इस प्रदेश का हमें विकास करना। ये प्रदेश की ज्योग्राफिकल कंडीशन को समझो। आप हवाई फायरिंग मत करो। आपका मन किया कि मैं यहाँ से कर्णप्रयाग में 2 मतलब रेलवे लाइन सुरंग के माध्यम से ले जाना चाहता हूँ, तो आपका मन चाहता है ना, परंतु आपकी परिस्थितियां तो नहीं देगी ना आपका साथ। मैंने कहा ना, प्रकृति हमेशा रिएक्ट करती है। प्रकृति को आप छेड़ेंगे तो प्रकृति आपको जरूर उसका जवाब देगी। बिल्कुल। तो ये न्यूटन ने हमें बहुत बड़ा लॉ दिया है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो देखिए, अगर आप उसको सीख नहीं मानेंगे तो मैं नहीं मानता हूं कि अधिकारी लोग किस के दबाव में आके हर चीज को सैंक्शन कर देते हैं। देखिए, अधिकारी किसका होता है? अधिकारी सरकार का होता है। देखिए, आज भी वहाँ के, अभी मैं बात सुन रहा हूँ, देखिए हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी धामी जी और मोदी जी को क्रेडिट दे रहे हैं कि जी इन दोनों की वजह से हुआ। चलिए, वो सरकार में हैं तो अब वो उसका वाही लूटना चाहेंगे, लेकिन हम इसमें नहीं मानते। मैंने शुरू में ही कहा कि राजनीतिक रोटी किसी को नहीं सेकनी चाहिए। और दूसरी बात, देखिए यहाँ पे जो अधिकारी भी सरकार के होते हैं, और जो काम करवा रही है वो सरकार करवा रही इस वक्त, इस परिस्थिति में। हाँ, सरकार का अब ये अपना नजरिया कि वो इस पे जनता को किस तरह से अपना वो मतलब पेश करना चाहती है, परंतु हम तो ये कहते हैं कि इस मुद्दे पे कम से कम राजनीति ना करे लोग। बिल्कुल। और ये इस हादसे ने एक मौका तो दे दिया है एक लंबे डिस्कशन का, क्योंकि ये लंबा डिस्कशन इसलिए क्योंकि अब तमाम जो विकास के कार्य हो रहे, खासतौर पर ऐसे कंस्ट्रक्शन पहाड़ में जो हो रहे, टनलिंग हो रही है, इन सब की जांच होगी, इन सब के टेक्निकलिटीज क्या है ये। लेकिन जिंदगी जिंदाबाद, एक बार फिर यही हम बोलेंगे, जिंदगी जिंदाबाद। इसलिए 41 जिंदगियां पिछले 11 दिनों से एक टनल में फंसी हुई थी। उनका हौसले की दाद देनी पड़ेगी कि अंदर रहते हुए भी बाहर के लोगों को ने हौसला दिया और ये बताने की कोशिश की कि हम ठीक है और हमें उम्मीद है कि जो सरकार है, जो प्रशासन है, जिन्होंने वादा किया है हमें बाहर निकालने का, उस पर हमें भरोसा है और हम निकलेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। 11वें दिन बाहर आना और पूरे जोश के साथ आना, ये सभी को सीख लेनी चाहिए। और जिंदगी जिंदाबाद इसलिए। और कुछ ही देर में जो है ये तस्वीरें भी आपके सामने आ जाएंगी जब तमाम 41 के 41 मजदूर टनल से बाहर आएंगे और उसके बाद साधुवाद तमाम उन प्रशासनिक अधिकारियों का जिन्होंने इस पर दिन रात मिलकर काम किया है। क्या वो प्लानिंग की गई है, ABCDEF, न जाने कितने प्लान उन्होंने बनाए, सारे ऑल्टरनेट्स इन्हें 11 दिनों में सोचने पड़े थे कि आखिर कहाँ से ड्रिलिंग होगी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कहाँ से बोरिंग की जाएगी। ये तमाम चीज़ें जो है इतने कम वक्त में सोच पाना और उसको इनिशिएट करना, ये भी अपने आप में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। और जब डिजास्टर हो गया है तो उसको मैनेज करके आगे कैसे रेक्टिफाई किया जाए, ये भी उस तरफ को इशारा करता है। संजीव जी, हम बार बार फिर, क्योंकि आज राजनीति का दिन नहीं है, ना आरोप प्रत्यारोप का है, क्योंकि आगे बहुत मौके हम लोगों को मिलेंगे, लेकिन ये जो 11 दिन रहे बहुत सीखने वाले थे। और जब 9वें 10वें दिन जब हम चेहरे देखते हैं उन मजदूरों के, तो ऐसा लगता है कि वो मजदूर हमसे ज़्यादा बलवान है, क्योंकि वो ऐसी परिस्थितियों में से निकल जाते हैं और हमें भी कहीं ना कहीं सीख लेने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं जो बाहर के लोग भी होते हैं उनमें सोच परिवर्तन करने की भी बहुत ज़रूरत होती है, लगता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करता हूँ उन 41 मजदूरों को जिन्होंने अपने ऊंचे मनोबल और हौसले का परिचय दिया और पूरे देश भर के सामने एक नज़ीर पेश करी। एक अपने जो परिजन हैं उनको भी हौसला अफजाई करने का एक मैं सोचता हूँ मनोबल ऊंचा उनका किया और उनका भी हौसला लगातार बनाए रखा। और हमारी सरकारें और हमारे जितने अधिकारी हैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से लबरेज थे, पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे। और जिस तरह से उन्होंने आज 8 बजे के आसपास तक मज़दूरों के पास तक पहुंचकर उनको बाहर निकालने का एक डेडलाइन जैसा घोषित किया पहले,
तो और साथ ही ये बोला कि हम सब मिलकर इगास का पर्व एक साथ मिलकर मनाएंगे। तो मैं सोचता हूँ जो हमारी जो रणनीति मजदूरों को बाहर निकालने की, जिस तरह से 5 लेवल पर लगातार हम लोगों ने काम करने का एक बात करी, और मैं सोचता हूँ मिलजुल कर सभी लोगों के द्वारा, उसमें चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे हमारे एनडीआरएफ हो, मैंने पहले भी ये बात बोली, चाहे हमारे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, ओएनजीसी हो, रेलवे हो, और जितने भी एजेंसीज इसके अंदर लगी हुई थी। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं जो हमारे विदेशी मेहमान, जो टनल एक्सपर्ट, जिन्होंने एक बहुत संवेदनशीलता के साथ, और तमाम जितने भी लोग वहाँ पर काम कर रहे थे उनका भी मनोबल ऊंचा करते हुए, जो ग्राउंड जीरो पर दिशा निर्देश देते हुए लगातार उन मजदूरों को बाहर निकालने में जिन्होंने अपना बड़ा योगदान दिया, मैं उनको भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। और सभी एजेंसीज को भी धन्यवाद देता हूं। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पीएमओ के अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर लगातार डिप्यूट करके रखा, और पल पल की जानकारी का अपडेट माननीय मुख्यमंत्री जी उनको देते रहे। और देखिए, अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि आप इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, कि आप बार बार भाजपा का नाम ले रहे हैं, या प्रधानमंत्री जी का ले रहे हैं, या माननीय मुख्यमंत्री जी का आप नाम ले रहे हैं। देखिए मेरे भाई, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट और डिसक्रेडिट दोनों सरकारों को जाता है। अच्छा काम होगा तो क्रेडिट भी उनको दिया जाएगा, और यदि काम में कोई खामी आती है तो डिसक्रेडिट भी फिर विपक्ष उन्हीं को देता है। तो जब अच्छा काम हुआ है, और ये तो उन एक मानवता वाला काम था, एक संवेदनशीलता वाला काम था, और उन 41 परिवारों के जो परिजन अंदर थे उनको, उनका जीवन को बचाने का काम था। तो मैं सोचता हूँ इसमें मैं आप सबका भी आह्वान करता हूँ कि आप भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस बात के लिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का भी आपको धन्यवाद आपको भी करना चाहिए, और उन तमाम जितनी भी एजेंसीज हैं उन सब का भी आपको धन्यवाद करना चाहिए। और देखिए, इसमें कोई आप यदि प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे तो इसमें ना कोई छोटा हो जाएगा, ना इसमें कोई राजनीति आती है, लेकिन जो अच्छा काम करता है मैं सोचता हूँ उसमें थोड़ा बड़ा मन दिखाते हुए सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, अच्छे काम के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की ही होती है, क्योंकि उनकी लीडरशिप में पूरा प्रदेश चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ सही होगा गलत होगा उनके ऊपर है। और शुक्रिया अदा, जहाँ तक बात करने की है, तो जहाँ तक कि पूरे एफर्ट्स है तो पूरा देश निश्चित तौर पर, क्योंकि पूरी लीडरशिप मुख्यमंत्री के हाथ में थी, हमने देखा समय समय पर मीटिंग्स ली, वो करी, तो ये काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल्स हैं जो निभाने पड़ते हैं एज मुख्यमंत्री, एज प्रधानमंत्री आप लोगों को। तो कोई स्पेशल एफर्ट्स जो हैं यहाँ पर किए जा सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल कैटेगरी में नहीं आता, ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ही आता है। शांति प्रसाद भट्ट जी, पहाड़ों की बात अगर की जाए, पहाड़ों के लोग हमेशा देखते हैं, हमने देखा है जब पहाड़ में बरसात होती है, कुछ भी होता है, अगर ज़रा सा पहाड़ी दरक गई तो मलबा आ जाता है, कई दिनों तक जो है सड़कें बंद रहती हैं, मार्ग बंद रहते हैं, वहाँ से आवाजाही नहीं होती है। ऐसे में यहाँ पर पहले ड्रिलिंग वर्टिकल की गई, वहाँ पर मलबा आया, रोक दी गई तुरंत। तो ये जो क्विक डिसीजन मेकिंग थी, कहीं ना कहीं उससे ये साबित होता है कि ऐसे प्रोसीजर्स किए जा सकते हैं ऐसे मामलों में। निश्चित रूप से जब इंटरनेशनल एक्सपर्ट आए तो 24 घंटे में आपको ये खुशी की खबर मिली ना। कारण क्या है, देखिए किसी ना किसी को कदम तो आगे बढ़ाना चाहिए ना। जब पहले हम सुरंग के अंदर पाइप डालने की बात कर रहे थे तो कोई कह रहा है वहाँ पर डंपर है, कोई डोजर है, काम रोक दिया। जब इंटरनेशनल एक्सपर्ट आए तो उन्होंने वहीं उसी जगह पर दूसरा रास्ता निकाला ना, रास्ता बना ना। कहने का मतलब है जब तक अनुभव साथ होगा तो हर चीज सफल होगी जी। अनुभव की कमी होगी, दुर्घटनाओं की संभावनाएं होंगी। हम इन 10 दिनों से लगातार पूरे देश के अंदर डिबेट चल रही है, 11 जानें फंसी हैं, और बार बार हर खाली हम ही नहीं,
हर जगह बात वही निकल कर आ रही है कि सरकार का फेलियर है। एक्सपर्टों की अनदेखी हुई है, सुरंग खोदने में मानकों की अनदेखी हुई है। ये खाली हम ही नहीं बोल रहे थे, जी हर वो अनुभव वाला व्यक्ति जो चाहे राजनीतिक हो चाहे सुरंग का एक्सपर्ट हो उसने कहा। जी और क्रेडिट और डिसक्रेडिट वाली बात है तो निश्चित रूप से अगर 10 दिन सुरंग के अंदर जाने फंसी तो इसका सरकार को लोगों ने कोसा भी है, और आज जान अगर बची है तो निश्चित रूप से सरकार की तारीफ भी है कि चलो सुरक्षित सबकी जान बाहर अब बच जी। गई। हमारा ये कहना है दिव्या जी कि आप जब किसी काम को कर रहे हो और मानक आपने सब बनाए हुए हैं, अगर उन मानकों की अनदेखी हो रही है तो सुरंगें बनाने वाली कार्यदायी संस्थाओं पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? सवाल यहां खड़ा हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप देखेंगे अगर आप अपनी फुटेज उठाएंगे, पहले दिन ही मजदूर जो झारखंड के थे उन्होंने कहा कि हमारे जीएम ने ये कहा है कि आप अंदर जाइए। हमने कहा साहब ये गिर रही है, कच्चा है, उसने कहा मरना है मरो मगर काम करो नहीं तो भागो। अब आप बताइए ऐसी स्थिति में अभी तक उस जीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया कि इतनी लंबी सुरंग खुद गई, उस पर जिन्होंने मानकों की अनदेखी करी उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं पर मुकदमा दर्ज करके बख्शा नहीं जाएगा। तीसरी बात, अभी तक भी सरकार की तरफ से एक बयान ये नहीं आया, हम क्यों ना सवाल खड़ा करें, ये बयान नहीं आया कि जितना भी खर्चा कर्मचारियों की जान बचाने में आया है, चाहे वो बाहर से विदेशी एक्सपर्ट बुलाने में हो, चाहे वो मशीनें लाने में हुआ, ये तमाम कार्यदायी संस्था से एक एक पाई उगाई की जाएगी। हमें लगता कि हमारा मुख्यमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री देश के गरीब जनता के पैसों पर जो लूट मचाई है कार्यदायी संस्था ने, उसका पाई पाई का हिसाब लेने की बात भी इस दुर्घटना से हमारे जो है मुख्यमंत्री कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आप कुछ नहीं, मेरा कहने का मतलब है यदि इसमें 100 करोड़ खर्च हुए कौन देगा? जो टैक्स पेड है वो। गलती करे कार्यदायी संस्था, मानकों की अनदेखी करे ठेकेदार, और उसके बाद हम विपक्ष के नेता हैं, सरकार को ऊपर उंगली उठाने का मतलब नहीं है। हमारा यह कहना है कि जब हमारे वैज्ञानिकों ने इस ओर इशारा कर दिया था कि ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, आप अनदेखी करोगे तो फिर ये भुगतना तो पड़ेगा, और पकड़ेंगे तो फिर विपक्ष के नेता होने के नाते सवाल को सरकार को सही दिशा में ले जाने का काम हमारा है। अब आप बताइए दिव्या, एनजीटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है जी। उत्तराखंड में 120 मीटर गंगा के किनारे, नदियों के किनारे कोई भी निर्माण कार्य स्वीकार्य नहीं है। आप बताइए ताज होटल, आप बताओ कैसे बन गया 82 में गंगा के ऊपर। हम ये कहते हैं, एनजीटी कहती है गंगा साफ करो, गंगा साफ करने में अरबों रुपए खर्च कर रहे साल में, और चंद्रभागा में पूरे ऋषिकेश का गंदा जो है गंगा में जा रहा। हम बोल रहे हैं कि वो कहाँ गया एनजीटी, तब चुप। जब बड़े बड़े एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर विकास के नाम पर ब्लास्टिंग बंद करो, आप सुरंग बनाइए मगर सुरक्षा मानकों का ध्यान रखें, क्योंकि ये नए पहाड़ हैं, यहाँ दुर्घटनाओं की संभावनाएं हैं। यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बरसात का मौसम था, पानी के फूटने का स्रोत का था, कच्ची मिट्टी थी इसलिए गिर गई। मैं पूछना चाहता हूँ, वो इंजीनियर था, अनपढ़ थे क्या? वो जो कार्यदायी संस्था थी उसमें सारे अनपढ़ अंगूठा छाप थे क्या? जो ज्ञान आप यहाँ बैठकर पेल रहे हो, ये ज्ञान आपको जब काम मजदूर अंदर गए थे उस समय ये ज्ञान कहाँ गया था? फिर बात वही आ रही है, सुनकर बने विद्वान ऐसे ही फंसते हैं। हमारा कहना है कि यदि मानकों के अनुसार सुरंगों में काम हो रहा होता तो आज हमको यहाँ पर बैठकर डिबेट ना करनी पड़ती, सरकार की किरकिरी ना होती। हम ये कह रहे हैं संस्थाएं बनी हैं। अब आप बताइए, आपने ड्रिलिंग के लिए ऊपर से 4 किलोमीटर सड़क बना दी, पूरे पेड़ काट दिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से, जो पेड़ कटे और बाद में वो ड्रिलिंग रुक गई, तो क्या आपको पहले पता नहीं था कि जब ऊपर से आप ड्रिल करोगे तो वाइब्रेशन होगा,
और जब वो कच्चे पहाड़ हैं, पानी का खतरा है, और अगर पानी फूट जाता, वो पानी में डूब जाते, तब क्या होता? तब सरकार के पास क्या बोलने को होता? कहने का मतलब पेड़ भी काट दिए, सड़क भी खोद दी और उसके बाद काम रोक दिया। कहने का मतलब है फिर वही बात, सवाल किसी सरकार की कार्यप्रणाली पर आरोप का नहीं है, सवाल है अगर एक्सपर्ट वहां बैठे होते तो जो काम आज इंटरनेशनल एक्सपर्टों ने किया, ये काम 12 तारीख रात से शुरू होता, 13 तारीख को मजदूर बाहर आते, पूरे देश के अंदर शांति का माहौल होता। वो तो खुशी की बात है कि देर से जागे सही जागे। सरकार को इसके लिए बधाई कि आंख खुली 10 दिन बाद और आज 11 परिवार सुरक्षित हैं। और बग्वाल जो हमारा अपना त्योहार है, कल हम खुशी से बग्वाल मनाएंगे और देश को संदेश देंगे कि हमारे देवी देवताओं में इतनी शक्ति है कि उन्होंने 11 परिवारों को सुरक्षित रखा। बागनाथ को धन्यवाद। उस टनल के बाहर जिस तरीके से बाहर वो लगाया गया मंदिर, उस मंदिर को लगाने का मतलब जैसे ही मंदिर को आस्था को प्रणाम हुआ, आज खुशखबरी। अगर ये सरकार वाकई सनातनी सरकार है तो जब लोकल बोल रहे थे कि बागनाथ मंदिर को वहां पर स्थापित करो, आप कर देते तो शायद ये दुर्घटना ना होती। तो मैं तो ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूं कि आज उत्तराखंड जो है आज सुरक्षित है 11 परिवार। और मैं उन तमाम कार्यदायी संस्थाओं को हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता हूं जिन्होंने आज इन 41 परिवारों को जो है सुरक्षित करा। हमारे उन मजदूरों को मैं साधुवाद देता हूं जिन्होंने 11 दिन अपने धैर्य बनाए रखा और बाहर के मजदूरों को ढाढ़स बनाते रहे। सोचिए यदि मजदूर आपा खो देते तो क्या स्थितियां होती। उन तमाम सामाजिक संगठनों को भी मैं बधाई देता हूं जिन्होंने इसमें राजनीति नहीं करी और चुपचाप रहकर सरकार का सहयोग कर कहीं एक संदेश नहीं दिया कि हम देश के साथ मजदूरों के साथ नहीं है। हमने इसमें राजनीति ना कर एक संदेश दिया है कि कितना ही संकट आ जाए, मगर जब उत्तराखंड से लेकर देश के अंदर कोई संदेश देने वाली बात आएगी तो हम सब एक हैं। ये उसी का परिणाम है कि सरकार की आज जो है किरकिरी होने से बच गई। सरकार को भी बधाई और उन कार्यदायी संस्थाओं को भी बधाई। बिल्कुल, और लगातार हम अपने दर्शकों को अपडेट्स देते रहेंगे। बस कुछ ही वक्त और बचा हुआ है। एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार खत्म करने की कगार पर ही है। मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है किसी भी वक्त। तो ये अपडेट्स आप तो पहुंचाते रहेंगे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा। और लगातार आपको ये अपडेट्स हम दे रहे हैं। सिलक्यारा टनल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा होने को है और एनडीआरएफ की टीम क्योंकि मजदूरों के पास पहुंच चुकी है, किसी भी वक्त मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। और 11 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद, तमाम प्लानिंग के बाद, ब्लूप्रिंट तैयार जो किया गया था, उसके बाद हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के माध्यम से ही अब पाइप इंस्टॉल करके मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। अगर टनल के बाहर की बात की जाए, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद होंगे और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जैसे ही मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है, तुरंत उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया जाएगा। तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री डायरेक्ट जिला अस्पताल पहुंचे और वहां पर जो है मजदूरों का हालचाल जाने। लेकिन मजदूरों के परिजन जो है टनल के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर टनलिंग जिस तरीके से, वहाँ पर प्रशासन की टीम मौजूद है, स्वास्थ्य विभाग के तमाम डॉक्टर्स मौजूद हैं। तो ये अपडेट्स आपको लगातार हम दे रहे हैं और कितनी कड़ी मशक्कत के बाद हमने पूरा ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन जिंदगी, ऑपरेशन हौसला जो बताया गया, ये तमाम तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई थी। और ये तस्वीर जो अभी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, ये जिला अस्पताल की है। ये वो व्यवस्था की गई है उन 41 मजदूरों के लिए, बेड्स की प्रॉपर व्यवस्था है। एक अलग से सेक्शन बनाया गया है जहां पर इन मजदूरों को, 41 मजदूरों को स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मुहैया कराई जाएंगी, इनका मेडिकल किया जाएगा और सब सुनिश्चित करने के बाद अगर ज़्यादा तकलीफ होती है तो देहरादून या फिर ऋषिकेश एम्स इनको एयरलिफ्ट किया जाएगा।
और तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ यूकेडी नेता शांति प्रसाद भट्ट जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजीव वर्मा जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ जो है राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही साथ हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित जी, इस वक्त का अपडेट जानना चाहेंगे क्योंकि कहा जा रहा था लगातार कि वहां पर से रेस्क्यू किया जा रहा है और किसी भी वक्त मजदूर बाहर लाए जा सकते हैं। इस वक्त का क्या अपडेट आपके पास है? जी देखिए दिव्या जी, ये तमाम जो कश्मकश जारी थी पिछले 11 दिन से, अब वो अपने अंतिम चरण पर है और इस पे कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री कार्यालय से जो आधा दर्जन जो टीम पहुंची हुई थी उत्तराखंड, उसकी सराहना करनी होगी। जो केंद्रीय एजेंसियां यहाँ पर पहुंची थी उनकी सराहना करनी होगी। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इन तमाम संगठनों के जो उच्चाधिकारी हैं जिनके नेतृत्व में पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन दिव्या जी चल रहा है, उनकी सराहना करनी होगी। आलोचना करना बहुत आसान है दिव्या जी, लेकिन धरातल पर चीज़ों को उतारना बहुत कठिन होता है। और ये ऑपरेशन अपने सफलता की ओर अग्रसर है। ये ऑपरेशन सफल हो जाएगा तो इस ऑपरेशन को आने वाले समय में दिव्या जी याद रखिएगा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और जो ये अधिकारी जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मौजूद हैं, ये इस ऑपरेशन के एक तरह से सूत्रधार बनेंगे और इन ऑपरेशन के जरिए इनका नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अंशु मलिक खलको जो कि NHI DCL के जो डायरेक्टर हैं, वो लगातार जो है अपने स्तर से युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे थे। नीरज खैरवाल जो कि नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, वो लगातार पिछले 3 दिन से राज्य सरकार को पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ की दे रहे थे। पीएमओ की तरफ से अगर हम बात करें, भास्कर खुलबे जो कि प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार रह चुके हैं, मंगेश घिल्डियाल जो कि IAS अधिकारी हैं, उत्तराखंड में भी रह चुके हैं और इस समय पीएमओ में डिप्टी सचिव हैं, उनके साथ 4 और पीएमओ के अधिकारी तैनात रहे। BRO, ITBP, NDRF, SDRF और इसके साथ ही थाईलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, अमेरिका जैसे देशों के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय ली जा रही थी। अर्नोल्ड डिक्स जो है, जो कि इस प्रकार के ऑपरेशन के जो विशेषज्ञ हैं, वो लगातार जो है राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने उन्हें बुलाया और उन्होंने भी अपने जो एक्सपीरियंस है, अपने अनुभव को साझा किया जी। लिहाजा अब नतीजा ये है कि इस विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले राज्य उत्तराखंड में, उत्तराखंड ऐसा राज्य है कि जो विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला राज्य है और इस प्रकार की दिक्कतें कभी कभी आ जाती हैं क्योंकि हिमालयी रेंज है और नए पहाड़ हैं, युवा पहाड़ हैं और तमाम दिक्कतें आती हैं इस प्रकार की। और इसी की दृष्टिगत ये दिक्कतें भी आई। हालांकि कंपनी को मजदूरों ने सूचित किया था, लेकिन कंपनी की लापरवाही थी जिसका संज्ञान जो है भारत सरकार ने लिया है और अब इस प्रकार की कंपनी को जो ब्लैक लिस्टेड करने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही कह दिया है कि अब जितने भी सुरंग निर्माण के कार्य हो चुके हैं ऑल वेदर रोड के तहत या फिर जितनी भी परियोजना यहाँ पे संचालित हो रही हैं, सभी की एक बार रैकी की जाएगी और सभी की मॉनिटरिंग की जाएगी, इंस्पेक्शन किया जाएगा, सभी का दोबारा निरीक्षण किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी संवेदनशीलता और जितनी भी समाचार एजेंसीज हैं, अखबार हैं, हमारे जैसे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, हम लगातार इसी बात को प्रेषित कर रहे हैं। इसके अलावा मीडिया में कोई खबर हम चला नहीं रहे और सिर्फ टनल के जो फंसे हुए जो तमाम श्रमिक हैं उनकी कुशल क्षेम जानने के लिए हम देश दुनिया तक ये बातें पहुंचा रहे हैं ताकि जितनी भी भ्रांतियां, जो नकारात्मक शक्तियां फैला रही हैं उसको दूर किया जा सके। और जैसा कि हमने अपने विश्वास सूत्रों से दिव्या जी बताया था जी कि टनल के भीतर लाइटें जल रही हैं, इसकी पुष्टि जो है बीते रोज अंशु मलिक खलको ने अपने बयान में की है कि अंदर की 2 किलोमीटर की रेडियस में पूरी लाइटें जल रही हैं। ये प्रमाणित हो गया हमारी खबर से। दूसरा कि 2 किलोमीटर सुरंग जो है खोदी जा चुकी है, 2 किलोमीटर में मजदूर जो है चहलकदमी कर सकते हैं। ये हमारी विश्वस्त सूत्रों से जो हमने खबर चलाई थी वो भी सच साबित हुई और इसी को लेकर तमाम बयानबाजियां हो रही थी राजनीतिक दलों की तरफ से और नकारात्मक जो जितनी भी शक्तियां हैं उनकी तरफ से कि अंदर गुप अंधेरा है, मजदूर एक जगह फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं। इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं इससे कहीं ना कहीं देश दुनिया में नकारात्मक छवि जा रही थी। लेकिन जो हमने अपने विश्वस्त सूत्रों से लोगों को आशान्वित किया है और एक तरह से लोगों को ढांढस बताया है कि देखिए साहब ऐसा नहीं है, अंदर सारी की सारी सिचुएशन प्रॉपर है
अब एक दिन पहले, कल की अगर हम बात करें दिव्या जी, जो एंडोस्कोपिक जो मशीन गई थी, वो कैमरा गया था, उसके माध्यम से देखिए मजदूरों की बॉडी लैंग्वेज कितनी अच्छी थी, मजदूर कितने स्वस्थ थे। कोई भी मजदूर ऐसा नहीं था कि कोई मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है, सब स्वस्थ थे। सबको जो है ड्राई फ्रूट पहुंच रहे थे, सबको ORS के घोल दिए जा रहे थे और सबको चने दिए जा रहे थे। कल से खिचड़ी पहुंचाने का, पका हुआ खाना पहुंचाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। सारी बातें जो है वीडियो के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से और वॉकी टॉकी के माध्यम से उनसे की जा रही थी। परिजनों से भी उनकी बात करा दी गई, परिजनों को रुकाया गया है, परिजनों का सारा खर्चा जो राज्य सरकार वहन कर रही है, इवन मोबाइल तक उनका रिचार्ज कराया जा रहा है। तो अब किसी भी प्रकार की पैनिक जैसी स्थिति नहीं दिव्या जी। और आप ये मान लीजिए कि अब से कुछ ही देर में, कुछ ही भी क्षणों में, कभी भी ये ऑपरेशन जो है अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच सकता है। और ये एक इतिहास में लिखा जाने वाला एक ऐसा माइलस्टोन होगा दिव्या जी, जिसको युगों युगों तक याद किया जाएगा। क्योंकि उत्तराखंड जैसे राज्य में 41 मजदूरों को बचाने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपडेट ले रहे हैं। देखिए, ये होती है संवेदनशीलता सरकार की, ये होती है संवेदनशीलता राज्य सरकार की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ट्वीट करके प्रदेश और देश की जनता को जानकारी दे रहे हैं कि साहब, हमने आज प्रधानमंत्री से 5वीं बार बातचीत की। बिल्कुल, प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं लोग कैसे हैं। जी रोहित जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि तमाम राज्यों की मुख्यमंत्री भी इसमें बयान दे चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने बयान में कहा था कि जल्द ही एयरलिफ्ट जो है, एक बार मेडिकल उनका प्रॉपर हो जाए तो 15 जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं उन्हें एयरलिफ्ट कर झारखंड वापस लाया जाएगा। वहीं आपको बता दें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनका भी ट्वीट आया है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि हम चाहते हैं कि जितने मजदूर अन्य राज्यों के भी फंसे हैं, उत्तराखंड के भी फंसे हैं, वो सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचाए जाएं। और खास तौर पर उन्होंने ये आश्वासन भी दिखाया है और ये भरोसा भी सरकार पर दिखाया है कि सरकार जो है, प्रशासन जो है, उन्हें बाहर निकाल लेगा सकुशल। तो यहाँ पर राजनीति से हट के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं और जो तमाम राजनीतिज्ञ हैं वो बयान दे रहे हैं और सभी को इस बात की खुशी है कि 11 दिन का लंबा वक्त लगा तो लगा, लेकिन अब जो अंतिम पायदान पर ये जो पूरा ऑपरेशन है वो पहुंच चुका है। और कभी भी ये खबर, खुशखबरी जो है सभी को मिल सकती है कि जो 41 मजदूर अभी तक फंसे हुए हैं वो जल्द बाहर आ रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, जब हम कहते हैं कि पहाड़ में इस तरीके की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, वो आगे की चर्चा की विषय है, कभी भी इस पर चर्चा की जाती है और हमेशा होनी भी चाहिए, एक सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अभी का जो पूरा सिनेरियो रहा, मैं फिर आपसे इसलिए पूछूंगी क्योंकि 11 दिन का सब हमने उम्मीद नहीं की थी कि 11 दिन का वक्त लगेगा पहले तो, और दूसरा कि ये एक इंटरनेशनल मुद्दा बन जाएगा कि अब सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि अन्य देशों के लिए भी एक ये सीखने का सबक है कि अगर आप अपने ऐसे कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो थम जाइए, क्योंकि प्रकृति कभी भी कुछ भी रुक ले सकती है, कुछ भी हो सकता है। बहुत सही सवाल किया दिव्या आपने। देखिए, दुर्घटना हुई जी, आज मजदूर सुरक्षित बाहर निकल भी आएंगे। सवाल यह है कि अब इससे आने वाले समय में लाभ क्या होगा। देखिए, पूरी इंटरनेशनल एजेंसी सरकार के द्वारा बुलाई गई जी। सारी एजेंसी का जो सर्वश्रेष्ठ अनुभव था वो उत्तराखंड से लेके भारत के तमाम जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं जी, उनके साथ उन्होंने साझा किया। कहने का मतलब है कि इस दुर्घटना से हमारे जो टेक्निकल लोग हैं वो भी बहुत कुछ सीखे होंगे जी। और अब उम्मीद करेंगे कि आगे यदि कभी कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उससे पहले ही वो तमाम सुरक्षा की चीज़ें पूरी कर ली जाएंगी। देखिए, अनुभव बहुत कुछ सिखाता है जी। 11 दिन पूरी देश की एजेंसी के लिए एक चैलेंज बना। हर तरीके का उन्होंने प्रयास किया, असफलताएं भी मिली, मगर जब इंटरनेशनल एजेंसियां आई जी, तो एक झटके में आशावान माहौल भी बन गया। तो इसका मतलब जो कमियां हमारे सिस्टम में रही होंगी उसमें अब सुधार आएगा। जिन मशीनों को लगाने के बाद उसमें गड़बड़ पाई गई, इसका मतलब हमारे तकनीकी जो विशेषज्ञ थे निश्चित रूप से वो अनुभव में कमज़ोर थे। उन्हें पता नहीं था कि यदि बीच में कोई हार्ड रॉक आ गई तो उससे कैसे निपटा जाएगा। तो ये तमाम, देखिए, किसी भी दुर्घटना के बाद कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बड़े दुख की बात है कि दुर्घटना हुई,
जी। मगर सुखद पहलू ये भी है कि सरकारों के द्वारा तमाम इंटरनेशनल एजेंसियों को यहाँ उतार दिया गया। हमारे जो तकनीकी अधिकारी थे, जो सुरंग से संबंधित काम करते हैं, वो भूगर्भ वैज्ञानिक हों, साइंटिस्ट हों, मजदूर हों, अधिकारी हों, अब उन्होंने जो आज अनुभव लिया होगा इन 2 दिनों में, वो निश्चित रूप से आगे के लिए हमको बहुत लाभप्रद होगा। बिल्कुल। और ये मैं महसूस करता हूं कि ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा भी रही कि ये दुर्घटना जो है बहुत ज्यादा अशुभ नहीं हुई। मजदूरों का स्वस्थ अंदर से संदेश बाहर आना, शायद हमारे अधिकारियों को, हमारे भूगर्भ वैज्ञानिकों के लिए कोई एक संदेश छुपा हो ईश्वर का। अब इसको पॉजिटिव वे में भी देखा जा सकता है कि शायद अब आगे इस तरह की घटनाएं अगर कभी भविष्य में कहीं होगी तो हमारे को किसी के आगे बिल्कुल जो है निराश नहीं होना पड़ेगा। हमारी एजेंसी इसमें सुधार करेगी और इस तरह के घटना से पार पाएगी, ये मेरा मानना है। यहाँ से हमको ये अनुभव हुआ है। रही बात व्यवस्था की, घटना के बाद अब आप दिखा भी रहे हो, सरकार ने बेड लगा दिए, 40 गाड़ियां खड़ी हैं, परिवार वालों के लिए रहने की व्यवस्था है। सरकार का काम है, ये करेगी सरकार, कोई भी हो। ये बहुत अच्छा संदेश है कि सरकार एक्टिव है। ये भी बहुत अच्छा संदेश है कि प्रधानमंत्री कार्यालय संदेश ले रहा है, दिल्ली की टीम यहाँ आई है। ये भी एक अच्छा संदेश है कि मुख्यमंत्री जी भी अपना सारा काम छोड़कर वहां जो है मजदूरों के साथ खड़े हैं। जब सरकार की मशीनरी के साथ में सरकार का मुखिया खड़ा होता है तो निश्चित रूप से हौसला अफजाई होती है, और जब हौसला अफजाई होती है तो छोटी मोटी कमियां भी छुप जाती हैं और उसके सकारात्मक संदेश आते हैं। यही कारण है कि आज पूरे उत्तराखंड के अंदर टीवी चैनलों में जिंदगी जिंदाबाद चल रहा है। और जिंदगी जिंदाबाद इसलिए चल रहा है कि इसमें सरकारों ने चाहे देर से आए पर सुधार आए, दुरुस्त हुए और अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए अपना सारा अनुभव झोंक दिया। कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं करी। राजनीति करने के लिए 50 मौके होंगे, बिल्कुल सवाल खड़े होंगे, वो अलग विषय है, पर बहरहाल इन 10 दिनों में जो जान फंसी थी, जो पूरा देश संकट में था, उससे मुक्ति मिली। इसके लिए पुनः उन तमाम अधिकारियों को साधुवाद जिन्होंने सुरंग में अपनी जान जोखिम में डाल के मजदूरों को बचाने में काम किया। सरकार को साधुवाद, देर से आए मगर सही निर्णय लिया और आज हमारे को खुशी का अवसर है। कल बग्वाल है, हम मजे से कल बग्वाल मनाएंगे मजदूरों के साथ। बिल्कुल, वो शायद इगास आज ही शुरू हो जाएगी। जैसे ही मजदूर बाहर निकाले जाएंगे वैसे ही इगास का जो है वो शुरुआत हो जाएगी। संजीव जी, यहाँ पर से मैसेजेस बहुत तरीके के देने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, और कहीं ना कहीं जो आप लोगों का लक्ष्य है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम के लिए आए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए, यहाँ पर लोग पर्यटन के लिए आए, तो इस हादसे के बाद से कहीं ना कहीं एक मैसेज ज़रूर गया है कि आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन अगर उत्तराखंड में आप हैं तो आपको निकालने की भरसक कोशिश की जाएगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उत्तराखंड के हैं या नहीं। अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप यहाँ पर रह रहे हैं, तो आप भी उतने ही यहाँ के नागरिक हुए जितने अन्य राज्य, जितने यहाँ के उत्तराखंडी हैं या फिर आप अपने राज्य में वहाँ के निवासी हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया दिव्या जी आपने। अभी 2-3 दिन पहले मैं एक डिबेट में था और उसमें एक ये बात मैं राजनीति करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को बड़ा कष्ट हुआ उस बात से। एक विपक्ष के एक नेता ने कहा, अरे हमारे उत्तराखंड के तो मात्र 2 ही हैं, बाकी तो सब बाहर के हैं। तो मेरे को बड़ा कष्ट हुआ उसकी इस बात से। देखिए, जिंदगी जीवन चाहे व्यक्ति उत्तराखंड का है, चाहे उड़ीसा का है, झारखंड का है, हिमाचल का है, पश्चिम बंगाल का है, जीवन है और सभी भाई हैं। हर जीवन की कीमत एक समान है, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। और मैं सोचता हूँ सबका जीवन को बचाने की सर्वोच्च प्राथमिकता और जिम्मेदारी हमारी सरकार की है और सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का पूर्णतः निर्वहन किया। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी इंस्टेंटली जैसे ही घटना की जानकारी हुई वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और तमाम
जितने भी अधिकारी थे, जितनी भी फोर्सेस की हम लोग मदद ले सकते थे और केंद्र सरकार की हम मदद ले सकते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी से संपर्क किया गया, उनसे एक रिक्वेस्ट की गई कि जितनी भी एजेंसीज उन 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए आपका जिसमें सहयोग मिल सकता है आप उसमें मदद करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए तमाम एजेंसीज को और अपने पीएमओ के 2 बड़े अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर तत्काल भेजने का काम किया। तमाम हमारी एनडीआरएफ हो, ओएनजीसी हो, रेलवे हो, आईटीबीपी हो और डीआरओ, तमाम जितनी भी एजेंसीज थी उन सबको भेजने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। तो इस सराहनीय काम के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हृदय की गहराइयों से आभार और धन्यवाद करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हृदय की गहराइयों से आभार और धन्यवाद करता हूं। और ये जो डिजास्टर हुआ बहुत शुक्र की बात है और बाबा बागनाथ जी का मैं हृदय से उनके चरणों में नमन भी करता हूं कि जिन्होंने तमाम जिंदगियों को बचाने के लिए उनके ऊपर अपना आशीर्वाद रखा और हमेशा ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखें। और जिस तरह से जो फॉरेन एक्सपर्ट थे उन तक को बुलाने का काम और जो विदेशी एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी टेक्निकल नॉलेज प्राप्त करने का जिस तरह से काम लगातार किया जाता रहा, उससे जो हमारे ये जो ऑपरेशन है, भले इसमें 11 दिन लगे लेकिन 11 दिन में ऑपरेशन पूरी तरह एक सक्सेस के रूप में आज हमारे सामने आने वाला है। तो मैं सोचता हूँ उसके लिए हम जितने मजदूर हैं और सबसे बड़ी बात यह है जो एक ऊंचे मनोबल के साथ जो मजदूर सुरंग के अंदर थे और जिनके परिजन जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अप्रिशिएट किया है, उनके सार्थक प्रयासों के लिए उनको अप्रिशिएट किया कि आपने हमारे परिजनों को बचाने का जो एक पहल, अच्छी पहल करी और जो अच्छे कदम उठाए उसके लिए उन्होंने उनका भी धन्यवाद प्रेषित किया है। वीरेंद्र शर्मा जी, यहाँ पर हमने बहुत सारी बातें इसको लेकर की हैं कि जब फॉरेन डेलीगेशन आता है, एक्सपर्ट्स आते हैं तो उन्हें भी सीखने को मिलता है, हमें भी सीखने को मिलता है। लेकिन ये बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने G20 समिट है जो यहाँ पर किया गया। ऐसे बहुत सारे सम्मेलन होने चाहिए और बदलते समय के साथ ऐसे सम्मेलनों को किया जाना चाहिए समय समय पर। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि परिस्थितियाँ बदलती हैं, जो एनवायरनमेंट है वो बदलता है, भौगोलिक परिस्थितियाँ भी बदलती है जैसे अभी के परिप्रेक्ष्य में बदल रही हैं। तो क्या आपको नहीं लगता G20 जैसा सम्मेलन और होना चाहिए और स्पेशली उन देशों के साथ, उन राज्यों के साथ जहां पर इस तरीके की भौगोलिक परिस्थितियां बन रही हैं? बिल्कुल होना चाहिए और बहुत ये तो चलो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश को G20 समिट को यहाँ पे भिन्न भिन्न राज्यों में संचालित करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और सरकार ने उस कार्य को बड़े अच्छे से उसका निर्वहन किया भी। और आपने देखा विभिन्न राज्यों में G20 का डेलीगेशंस घूमा करता था और सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि देश के अन्य भूभागों में भी हमारे G20 के डेलीगेशंस जाके स्टडी करता था। हर परिस्थिति का, हर कल्चर का, हर एक चीज़ों का वहाँ पे उन्होंने वो किया है। देखिए अब विश्व कनेक्टिविटी है, ऐसा नहीं है कि विश्व आपस में जुड़ा नहीं है। हर देश एक दूसरे से बहुत अधिक अब कनेक्टिव है। अब चाहे आप छोटी छोटी घटनाएं यहाँ हो रही है, चाहे किसी और देश में हो रही है, तो वो सब का ज्ञान और उसकी खबर इंस्टेंटली मिलती है। चाहे वो हमारे देश में ही क्यों ना कोई भी घटना घट जाती है या किसी दूसरे अन्य देशों में ये इस तरीके की घटनाएं घट जाती है, परंतु अब कनेक्टिविटी का वो प्रॉब्लम नहीं है जो दशकों पहले हुआ करता था। अब दुनिया काफ़ी आगे पहुंच चुकी है। अब तो दुनिया देख लीजिए आप, चांद पे जाने के लिए भी एक कंबाइंड मिशन चलाती है और बहुत सारे ऐसे हमने मिशंस देखे हैं
जो कि कई देशों ने मिलकर के चलाए हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। ये तो कनेक्टिविटी का वो है और दुनिया आपस में जुड़ी हुई है और कई माध्यमों से जुड़ी हुई है। G20 ही समिट नहीं है एकमात्र, बहुत सारे इस तरीके के अभी आजकल क्वाड भी यहाँ पे क्वाड का सम्मेलन भी चल रहा है और बहुत अलग अलग प्रकार के जो ग्रुप्स बने हुए हैं दुनिया भर में। तो उन सब का निर्वहन हर देश में हर समय समय पर होते रहता है और भारत में भी होते रहता है। अब भारत ऐसा है एक प्रगतिशील देश है, हम विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं और शायद जल्दी हम विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ने जा रहे हैं अब। और हमारे यहाँ भी अब इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से मजबूती से आगे बढ़ रहा है कि देश विकास की ओर जा रहा है और ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए कोई पहली बार। परंतु देखिए आज की घटना पे हमें डिबेट इस बात पे है कि थोड़ा सा देखिए, चलो ठीक है, हमें आज खुशी है कि हमारे सारे मजदूर भाई सुरक्षित है इतने दिनों में अंदर। परंतु सवाल तो सरकार पे इस बात के लिए भी उठता है कि इतना कार्य इतना विलंब क्यों हो रहा था। ये मतलब 11 दिन हमें क्यों लग गए। अगर आपको पता था कि हमारे जो यहाँ की हमारे जो एक्सपर्ट है या हमारी जो ये एजेंसीज़ है, तमाम एजेंसीज ये सक्षम नहीं है इस कार्य को करने के लिए, तो हमें विदेशों से मंगाने पड़ेंगे, तो इतने दिन क्यों लग गए आपको इतना। और पीएमओ आज इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं, आप पहले क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहे थे। देखिए ये तो डे 1 से होना चाहिए था। अगर पीएमओ भी इसमें अपना रोल प्ले करता डे 1 से, शायद इतना दिन नहीं लगते। और ये तो चलो भगवान का शुक्र है कि अभी तक सारे मजदूर भाई हमारे सुरक्षित है, पर खुदा ना खास्ता करे कि अब कोई कमजोर दिल का व्यक्ति होता तो वो तो अंदर ही घुटन से मर भी सकता था। और देखिए ये विलंबता का भी एक क्वेश्चन सरकार के ऊपर उठता है कि सरकार इतना इस कार्य को इतना खींच क्यों गए। भाई पहले आपने कहा था 24 घंटे में हम ये सब काम कर लेंगे, ठीक है, आपने देख लिया। और दूसरी बात, अब हमारी जो कार्यदायी संस्थाएं हैं या हमारे यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, इनमें इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं है। यानी हम लोगों को आज भी, हम चाहे उनको अधिकारी बना के बिठाए हुए हैं, चाहे वो IAS लेवल का अधिकारी हो, चाहे वैज्ञानिक स्तर का आदमी हो, परंतु उसकी ज्ञान और उसका नॉलेज आज देख रहे हैं। जब आप परिस्थिति ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं तो आपका परीक्षण हो जाता है वहां। तो हमें विदेशी आदमियों को बुला के, विदेशी एक्सपर्टों को बुला के फिर हम इस कार्य को अंजाम तक पहुंचा पा रहे हैं। इसका मतलब हमारे इन अधिकारियों का भी तो फेलियर है। यानी कि आपको इन सब के ऊपर भी ध्यान देना होगा। हम लोग इसका मतलब हमारा प्रोसेस स्लो है, हमको विकास। अब ये तो देखिए दूसरी बात, अभी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी बहुत इसको मतलब एक, जब ये इंटरनेशनल इशू बना तब इतना, जब ये पैनिक क्रिएट हुआ, जब ये मुद्दा एक अलग अलग चैनलों पे दिखाने शुरू हुआ, जब दूसरे देशों में ने भी दिखाया, तो इसके ऊपर तब पीएमओ की नजरें पड़ी। आप पहले क्यों नहीं, डे 1 से क्यों नहीं, क्या आपको खबर नहीं मिली? नहीं, आपको क्या खबर नहीं मिली थी? पीएमओ से क्वेश्चन ये है, आप बताइए, आपको मुख्यमंत्री कार्यालय से यहाँ से खबर नहीं मिली कि उत्तराखंड में ये घटना घट गई है? क्या आपने 11 दिन का इंतजार किया? हाँ, आप गलत बोल रहे हैं। नहीं गलत नहीं, ना, मेरी बात सुनिए। देखो आपसे सवाल ये है, देखो सुनो, पहले मेरा सवाल सुनो, पहले आप पूरा सवाल सुनो। पीएम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पीएमओ को पहले दिन ही घटना की जानकारी के बारे में बता दिया गया था और डे 1 से पीएमओ ने अपने अधिकारी और जितनी भी तमाम एजेंसीज हैं, NDRF है, उसको पहले दिन ही यहाँ पर भेज दिया गया था। तो लेकिन फिर आज इतना विलंब क्यों? 11 दिन का विलंब क्यों, आप बताओ। ठीक है, आप इस बात की बात बताइए कि आप 11 दिन, आपने अब क्यों विदेशी एक्सपर्ट की सहायता ली?